हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पीछे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। डेली क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, बिकॉज हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। आपको बताना है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन हैं। आपको उनका नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा लोग, चलिए दीजिएगा जवाब। पहला ऑप्शन है हेमचंद्राकर, दूसरा है हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा है दीनबंधु मित्र और चौथा है दिगंबर विश्वास। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आयोग का पूछा हुआ है। नील आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में इसके बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी और ने भी इसका खूब जम के समर्थन किया है जो कि हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं। और याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी का है हिंदू पैट्रियट। और आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूचियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला है दैनिक आज, क्या ये शिव प्रसाद गुप्त का है। दूसरा है द लीडर, क्या ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। तीसरा है द नेशनल हेराल्ड, क्या ये जवाहरलाल नेहरू का है। और चौथा है द पायनियर, क्या ये जॉर्ज एलन का है। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। यहाँ मतलब कौन सा है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। यानी कि 3 सुमेलित है, कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और आपको वो बताना है। और ये आपका पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है। जो आपका गलत है वो आप सभी को पता होना चाहिए। आपका द लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। किसका है? एम एम मालवीय का है। मालवीय का है, याद रखिएगा। पहला बिल्कुल सही है, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। द पायनियर जॉर्ज एलन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटाया किसने था आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला है रिपन, दूसरा है लीटन, तीसरा है कर्जन और चौथा है मिंटो। आपके हिसाब से कौन है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1778 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के द्वारा लाया गया था, जो देसी समाचार पत्रों पर, जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको हटाया किसने था? वही जो सबसे अच्छे गवर्नर जनरल हैं रिपन। लीटन के बाद इन्हीं का टाइम पीरियड आया था और इन्होंने ही समाचार पत्रों पर से हटा दिया था प्रतिबंध। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा परिषद नियम समाप्त किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा परिषद नियम समाप्त किया गया। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड डफरिन है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। तो वही क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा बदल दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहें या भारतीय भाषा परिषद अधिनियम कहें, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, बस इतना ही अंतर है, बात दोनों एक ही कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहिए या भारतीय भाषा परिषद अधिनियम कहिए, इसको समाप्त किया है। देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन आया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरह से सॉल्व करा दिया। अगला देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड, जो कि 30 मई 1826 से प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उदंत मारतंड भारत का पहला समाचार पत्र है जो कि अंग्रेजी में छपता था और ये छपना शुरू हुआ था 30 मई 1826 से। किसने प्रकाशित किया था ये भी आपको पता है, विलियम अगस्टस हिक्की का है। विलियम हिक्की भी कह सकते हैं, विलियम हिक्की का है।
कहाँ से ये प्रकाशित होता था बच्चा लोग? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो क्या सही हो जाएगा? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद और लखनऊ। तो निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। कोलकाता से विलियम अगस्टस हिक्की ने उतंद मार्तंड समाचार पत्र 30 मई 1826 से प्रकाशित किया, जो कि अंग्रेजी में छपता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? इनमें से कौन है जो भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन के जनक हैं? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड रिपन है? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो निश्चित ही बच्चा लोग ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम से सही है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आयोग ने बहुत बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है और आसान है, इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? पहला है भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। तीसरा है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना। चौथा है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाना। तो सभी को पता है इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में 1883 में आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं, जिससे यूरोपीय और भारतीयों को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया गया। और इस बात का अंग्रेजों ने भरपूर विरोध किया, इतना विरोध किया कि ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है, ये इल्बर्ट बिल जो है ये विवाद हो गया और ये पारित नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा सशक्त किया गया था स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में? आपको ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है जॉर्ज बार्लो द्वारा, दूसरा है लॉर्ड कर्जन द्वारा, तीसरा है लॉर्ड रिपन द्वारा और चौथा है लॉर्ड लिटन द्वारा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, आपको ये बताना है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं 3 रिपन, यानी कि रिपन के टाइम पीरियड में ही स्वायत्त शासन संस्थाएं स्थापित हुई हैं। ये टाइम पीरियड भी आपके रिपन का ही है। इन्हीं को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो निश्चित ही स्वायत्तता की बात हो रही है 82 में स्थानीय स्तर की, तो ये टाइम पीरियड रिपन का है और यही आपके जनक हैं स्थानीय स्वशासन के। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होगा आपके हिसाब से उत्तर? कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होना था? पहला कह रहा है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। दूसरा कह रहा है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तीसरा कह रहा है केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है और कॉमन सेंस का है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप सभी को पता होगा कि बलवंत राय मेहता जो है ये पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति है और जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता जी कर रहे थे और इन्होंने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की, जिसमें जिला था, ब्लॉक था, ग्राम स्तर था। इन तीनों को मिला के पंचायती राज के गठन की बात की गई थी। त्रिस्तरीय की बात इन्होंने की थी, जैसा कि वर्तमान में भी लागू है। अगला देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? आपको बताना है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो ये भी क्वेश्चन देखिए आयोग का पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति बनाई गई जिसे अशोक मेहता समिति कहा गया। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय समिति की, मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज की बात करी थी, लेकिन अशोक मेहता ने कहा कि नहीं, ये 2 स्तरीय होना चाहिए। द्विस्तरीय की बात इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक आपका समवर्ती सूची है और एक अवशिष्ट है।
जिसमें से आपका जो केंद्र सूची है केंद्र का विषय है, राज्य सूची राज्य का विषय है, समवर्ती दोनों का है और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के को दी गई हैं, उस पर केंद्र सरकार ही अपना काम कर सकती है। तो आपके हिसाब से 3 सूचियाँ हैं जो मेन है, जिसमें से पंचायती राज जो है आपका वो राज्य में आता है, आप सभी को पता है इसका उत्तर। राज्य सूची का विषय है आपका पंचायती राज। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये भी देखिए आपका क्वेश्चन आप पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में आ रहा है और ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पहला कह रहा है भाग 9, दूसरा कह रहा है भाग 10, तीसरा कह रहा है भाग 11 और चौथा कह रहा है भाग 12। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? चलो बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा कि कौन से भाग में पंचायती राज की बात की गई है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं इनके बारे में कौन सा बात है जो सत्य है? पहला कह रहा है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या ये बात सत्य है? पंचायती समिति के जो सदस्य होते हैं वो खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं। दूसरा कह रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चौथा कह रहा है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को पता है, आपने भी वोट किया होगा। तो निश्चित ही आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्रधान लोग चुने जाते हैं। आप हम हमारे जैसे लोग जो कि एक तरीके से कि मैच्योर हो गए हैं या कहिए बालिग हैं तो वो लोग वोट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। आपको बताना है इसके बारे में कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हो जाएंगी। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी है और आपके सामने है क्वेश्चन। आपके हिसाब से क्या सही है? कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान में किसको प्रोत्साहित करेगा? क्योंकि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिलों में ही लागू किया गया था। तो ये वहाँ पे किसको प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया? नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था को, स्वशासन व्यवस्था को, ग्राम स्वराज बुनियाद को या शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण को। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी को पता है इसका उत्तर कि क्या है जो सही है। ग्राम स्वराज बुनियाद को। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, स्वशासन व्यवस्था को ये स्थापित करने के लिए हुआ था। यानी कि छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर अपने शासन वो लोग खुद बना सके, अपना शासन खुद चला सके, इसीलिए लाया गया था स्वशासन व्यवस्था के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्वशासन व्यवस्था ग्राम स्तर पर स्थापित करने के लिए ये पंचायती राज लाई गई है। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पहली बार नागौर में राजस्थान की ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जो स्थानीय स्तर पर स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? इनमें से कौन सी समिति है जो आपके पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समिति नहीं है? आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, दूसरा है संथानम समिति, तीसरा है VKRB राव समिति और चौथा है जो है BR मेहता समिति। आपके सामने सारे मतलब जो है ऑप्शंस हैं और आप कोड की सहायता मतलब आप ऑप्शन की सहायता से उत्तर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। कौन सी समिति है इसमें से जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समिति नहीं है? और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे कौन नहीं है। आपका तीसरा नहीं है, VKRB राव समिति, ये आपके पंचायत राज से नहीं है। BR मेहता भी हैं, संथानम भी हैं, अशोक मेहता तो आज ही पढ़ा आपने, बलवंत राय मेहता भी पढ़ा आपने। आपका 3 नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो संरचना है वो क्या है? आपको ये बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है
कह रहा है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। दूसरा कह रहा है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। तीसरा कह रहा है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। और चौथा कह रहा है ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं ये किस तरह से काम करती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, आज ही आपने पढ़ा कि ग्राम होता है, खंड होता है, जिला स्तर होता है, इन तीनों को मिला के त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण होता है। यही आपकी ग्राम पंचायत का सही स्वरूप है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है, आपको ये बताना है। और ये भी देखिए आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए दीजिएगा जवाब। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद 40, तीसरा अनुच्छेद 48 और चौथा अनुच्छेद 51। बहुत ही आसान प्रश्न है, हालांकि आयोग इसको कई बार पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो है 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 32 आप सभी को पता है, ये आपके अधिकारों के बारे में जिसमें रीट वगैरह जारी करती है न्यायपालिका। 48 भी आपको पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। और आपका जो 51 है ये भी आपको पता होगा, 51 ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। 51 का होता तो आपका कर्तव्य हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है यही सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले किस कार्य जो हैं वो किस में निर्दिष्ट किए गए हैं, कौन से सूची में है। कह रहा 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में और 12वीं सूची में है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 11वीं सूची। 11वीं सूची में है आपकी पंचायती राज और आपकी 12वीं सूची में है जिला से जुड़ी हुई बातें की गई है, नगर पालिका परिषद है। 11वीं में आपकी ग्राम पंचायतें हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायतों से जुड़ा है और ये 11वीं अनुसूची की बात करता है। 10वीं में दल बदल है, आप सभी को पता होगा। 12वीं में आपके नगर पंचायत हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो क्या है। पहला कह रहा है परामर्शदात्री निकाय है, दूसरा कह रहा है परामर्शी यह समिति है, तीसरा कह रहा है प्रशासनिक प्राधिकरण है और चौथा कह रहा है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। परामर्शदात्री निकाय है या प्रशासनिकी प्राधिकरण है या परामर्शी समिति है या पर्यवेक्षकी आपका प्राधिकरण है। तो जो सही है वो है आपका प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण है आपका। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला देखिए, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, वो राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहली बार पंचायती राज को स्वीकार किया था। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। आज ही के क्लास में मैंने ये चीज़ बताया है कि 24 अप्रैल को आपने देखा था राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को पहली बार लागू किया गया था। उसी से हम लोग हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पंचायती राज को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत का जो चुनाव है इसका निर्णय कराने का जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों के द्वारा ही पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय किया जाता है।
राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जैसे समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किए गए उसके प्रमुख थे। अच्छा, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू की गई थी उस समिति के जो प्रमुख थे वो कौन थे, आपको बताना है। पहला है आपके सामने जीव राज मेहता, दूसरा बलवंत राय मेहता, तीसरा है श्री मत्रा रामायण और चौथा है जगजीवन राम। जिस समिति की अनुशंसा पे प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था, आपको उसका नाम बताना है। देखते हैं आप लोगों के हिसाब से क्या है जो उत्तर सही हो जाएगा। आपकी कौन सी समिति है जिसकी अनुशंसा पे देश में पंचायती राज लागू हुई? आज ही हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता की संस्तुति पे किया गया था और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति इन्होंने किया था, ग्राम, ब्लॉक और जिले स्तर की। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में किया था। आपको बताना है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पे? साबरमती में, नागौर में, या आपका ऑप्शन नंबर 3 है वर्धा, और फिर है आपका तीसरा ऑप्शन है आपका नागौर राजस्थान में, चौथा है वर्धा और लास्ट है आपका सीकर राजस्थान। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये मैं आज ही आपको सॉल्व कराई हूँ तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आपका जो सही है वो आप सभी को पता है कि राजस्थान के नागौर में ही पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ये देखिए, लागू अलग चीज़ होता है और उद्घाटन अलग चीज़ होता है। उद्घाटन यानी कि कहीं प्रस्तावित करना और कहीं पर वो काम में आ जाना। तो काम करना कब से शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 से। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है एक कैसा विधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? और ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। लेटेस्ट यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या है। तो याद रखेंगे राज्य वित्त आयोग को हम क्या मानते हैं, क्योंकि वित्त आयोग की आप सभी को पता है कि इसका जो उल्लेख है ये संविधान में है, और अगर संविधान में है तो कैसा होगा? एक संवैधानिक निकाय होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, या लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? क्या रीज़न था? आपके सामने ऑप्शन है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा? लोकतंत्र के शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी शक्तियां हो, राज्य स्तर पर भी शक्तियां हो, केंद्र स्तर पर भी शक्तियां हो, तो 3 स्तर पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जिससे तीनों स्तरों पे बढ़िया से काम चल सके, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आयोग के पूछे हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो बच्चा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं बल्कि चले जाते हैं 2 किलोमीटर दूर और जाके ग्रुप में करते हैं कमेंट। गलत बात है, ग्रुप में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पे हमें जब भी फुर्सत मिलेगा हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।